हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको हम क्लास 10 कृषि महत्वपूर्ण प्रश्न तैयारी 24 फरवरी 2023 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक के और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7 अंक के हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने बहुविकल्पी प्रश्न को आपको सॉल्व करा दिया है और अर्ध लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करा दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाए क्योंकि टेक्निकल इशू आ जाने के कारण सारी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई। तो चलिए हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक, देखिए प्रश्न 1 हमारा क्या है। फास्फोरस उर्वरकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताइए। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसका उत्तर ध्यान से समझिएगा। फास्फोरस उर्वरकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। देखिए पहली बात क्या है, यदि आप इसे सही तरह से समझेंगे तो बहुत आसानी से आप इसे पेपर में लिख पाएंगे। फास्फोरस उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा का प्रयोग फसल के बोते समय, जो फास्फोरस उर्वरक होती है इसका जो प्रयोग किया जाता है जब फसल बोई जाती है तो इसका प्रयोग किया जाता है, या बोने से पहले किया जाता है। ठीक है, बोने से पूर्व करना चाहिए। फास्फोरस उर्वरक मिट्टी में स्थिर हो जाता है, ये वर्षा द्वारा पानी के साथ नहीं बहते तथा न ही इनका निचलन होता है। इसके कहने का मतलब है जो फास्फोरस उर्वरक होता है जब पानी बरसा है बहता नहीं, ये पानी के मिट्टी के साथ स्थिर हो जाता है। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट आपको इसे पॉइंट 1 पॉइंट 2 डाल के लिखना है, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का मिलेगा। ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा, फास्फोरस उर्वरक भले ही वे पानी में विलयशील हो, मिट्टी में गति नहीं करते हैं। फास्फोरस जो है ये पानी में घुल जाता है लेकिन ये मिट्टी में गति नहीं करता है, अतः इन्हें फसल की जड़ों वाले क्षेत्रों में ही देना चाहिए। जो फास्फोरस उर्वरक होता है ये फसल के नीचे वाले क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब जड़ में इसका यूज किया जाता है, जड़ में दिया जाता है। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा देखिए, सुपर फास्फेट का प्रयोग अधिक अम्लीय भूमि, देखिए इसका पीएच 5.5 से कम हो में नहीं करना चाहिए। ठीक, जो सुपर फास्फेट का प्रयोग होता है अम्लीय भूमि में जिसका पीएच मान 5.5 से कम हो वहां नहीं करना चाहिए। ठीक, इन भूमियों में फास्फेट का यौगिकीकरण हो जाता है और वह पौधे को प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक, अब चौथा पॉइंट देखिए, पौधे केवल खेत में उपस्थित 20% फास्फोरस का ही प्रयोग कर पाते हैं, अतः फसल के लिए आवश्यक फास्फोरस की 5 गुनी मात्रा खेत में देनी चाहिए। ठीक, देखिए पांचवा पॉइंट समझिए, विभिन्न दलहनी, ठीक, विभिन्न दलहनी फसलों को हरी खाद के रूप में उगाकर उन्हें फास्फोरस उर्वरक देनी चाहिए। ठीक, हमारे इस प्रकार से देखिए हम आगे देखते हैं। इस 5 पॉइंट के माध्यम से आपका एक क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नहर तथा नलकूप द्वारा सिंचाई के लाभों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 2007 और 10 में पूछा गया है। देखिए नहर तथा नलकूप, ठीक, यहाँ आपको मिल जाए सिंचाई तथा तुलनात्मक वर्णन। ठीक, आपको इस प्रकार से लिख देना है। यदि आप इस चीज को नहीं लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको डायरेक्ट लिख देना नहर तथा नलकूप में अंतर। ठीक, तो आपका पहला अंतर क्या हो जाएगा, नहर में पानी की मात्रा अधिक होने पर अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है, और दूसरा आपका हो जाएगा नलकूपों की क्षमता भी अन्य सिंचाई के साधनों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक, दूसरा देखिए, नहर द्वारा सिंचाई करने से कम व्यय आता है, मतलब कम खर्च लगता है। ठीक, और दूसरा पॉइंट देखिए, सघन खेती की जा सकती है। ठीक, मतलब बहुत सस्ती खेती की जा सकती है अगर आप नलकूप से भी सींचते हैं तो। तीसरा पॉइंट देखिए, नहर का पानी समय पर उपलब्ध होने के कारण कई फसलें ली जा सकती हैं, मतलब यदि नहर में पानी सही समय पर आ जाता है तो आप कई फसल को उगा सकते हैं अपने खेत में। ठीक, और तीसरा देखिए नलकूप, देखिए नलकूप का पानी साफ तथा अच्छे किस्म का होता है। ठीक, पांचवा पॉइंट देखिए, अनावृष्टि के अनावृष्टि के वर्ष में अकाल का भय नहीं रहता है। ठीक, पांचवा पॉइंट यहाँ देखिए, चौथा पॉइंट, नलकूप का पानी समय से मिल जाता है। ठीक, लेकिन नहर का पानी समय से नहीं मिल पाता है। जैसे कि आपकी फसल उगने वाली है तो आपका नहर आ जाएगा, या आपकी फसल बोने लायक है, आपको सीजन है तो नहर नहीं आएगा। ठीक, उसमें पानी नहीं आएगा। और पांचवा पॉइंट समझिए, देखिए पानी बर्बाद होने पर कृषक की हानि नहीं होती है। जैसे कि यदि आप नहर से सींच रहे हैं तो पानी बर्बाद हो जाता है, पानी बह जाता है, तो कृषि जो किसान होता है उनका हानि नहीं होता है क्योंकि नहर का पानी होता है वो। ठीक, और पांचवा पॉइंट देखिए, नलकूप से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। यदि आप नलकूप के माध्यम से आप बहुत ज्यादा सिंचाई कर सकते हैं, जैसे कि यदि आप उसमें मोटर लगवा देते हैं तो बहुत
ज़्यादा खेती की सिंचाई कर सकते हैं नलकूप से। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 होगा। ठीक, जन्म के समय एवं उसके बाद दूसरे, तीसरे तथा चौथे सप्ताह के अंत में बछड़े की दंतावालियां क्या है, दंतावालियों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जैसे कि जो बछड़े होते हैं जब जन्म लेते हैं उनके पहले सप्ताह में उनका दांत कैसा होता है, जब जन्म लेते हैं तो उसमें इस प्रकार से 2 दांत होते हैं। ठीक, जन्म के 1 सप्ताह मतलब 1 सप्ताह बाद मतलब दूसरे सप्ताह में इस प्रकार से 4 दांत हो जाते हैं, और तीसरे सप्ताह में इस प्रकार से 6 दांत हो जाते हैं, और चौथे सप्ताह में इस प्रकार से 8 दांत हो जाते हैं। इस प्रकार से यदि आप इसे बना देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक, चलिए देखिए, भिंडी की उन्नत प्रजातियों के नाम लिखिए। 2015 और 13 में पूछा गया यूपी बोर्ड में। ठीक, यहां आप देख सकते हैं इसका उत्तर पूसा सवानी क्या, और आपका दूसरा क्या, हिसार उन्नति। ठीक, पूसा मख मली, परमानी क्रांति। ठीक, और आपका 5वां है पंजाब पद मनी, वर्षा उपहार। ठीक, इस प्रकार से आप 5 पॉइंट के माध्यम से आप इसे लिख देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। ठीक, लौकी की उन्नत प्रजातियों के नाम लिखिए। पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन, पूसा संदेश, अर्का बाहर। ठीक, इस प्रकार से आप इसे 5 पॉइंट के माध्यम से लिख देंगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन आपको 4 मार्क्स देगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा। ठीक, देखिए टमाटर की 3 उन्नत प्रजातियों के नाम लिखिए। ठीक, पूसा अर्ली। ठीक, पूसा अर्ली, डावर्फ। ठीक, पूसा रूबी, पंथ बहार, इनके अतिरिक्त शंकर, मटर की पूसा शीतल, रूपाली, वैशाली योम अजनता किस्म की उन्नतशील प्रजातियां। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। यदि इसमें कहीं बाई मिस्टेक हो जा रहा है तो उसके लिए हम सॉरी कहना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 18 से 20 घंटे हमें जगह हो गया है, मतलब सोए नहीं। 18 से 20 घंटा हो गया है सोए, मतलब अभी तक हम सोए नहीं हैं, इसलिए क्लास में थोड़ा इशू आ जाएगी, तो उसके लिए हम सॉरी कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका कल पेपर है इसलिए मैं क्लास बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक, अब देखिए प्याज की उन्नत प्रजातियों के नाम लिखिए। ठीक, इसमें आपका पहला हो जाए पूसा रेडी, पूसा रत नर, और नासिक रेड। ठीक, और आपका हो जाएगा चौथा जो पॉइंट होगा आपका हिसार 2 हो जाएगा। ठीक, और 5वां पॉइंट पटना लाल, और 6वां पॉइंट आपको लिख देना है नसिक। क्या है, नसिक सफेद, अर्का निकेतन, और आपका 8वां हो जाए अर्का कल्याण आदि। ठीक, इस प्रकार से यहाँ मैंने आपको 8 पॉइंट दिए हैं, और प्याज की उन्नत प्रजातियों के नाम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को आपको नोट ही कर लेना है। ठीक, आगे देखिए विस्तृत प्रश्न को देखेंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है, जैविक तथा अजैविक खाद क्या है, जैविक तथा अजैविक खाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब जैविक खाद क्या है, पौधों के विकास में पोषक तत्वों का अपना विशेष महत्व होता है। भूमि में इन्हें तत्वों की कमी होती है, कमी होती रहती है। इसकी देखिए यहाँ क्या है, इसकी पूर्ति हेतु भूमि में कुछ बाह्य पदार्थ मिलाने पड़ते हैं। इन बाह्य पदार्थों को खाद कहते हैं। ठीक, खाद वे पदार्थ हैं जिन्हें भूमि में मिलाने से भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ती है तथा पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। ठीक, अजैविक खाद क्या है, इन खादों को विशिष्ट खाद या रासायनिक खाद या उर्वरक खाद कहते हैं। ये खादें निर्जीव पदार्थों द्वारा कारखानों में बनाई जाती हैं। क्या है, बनाई जाती हैं। ऐसे खादों में जैविक पदार्थ का पूर्ण अभाव होता है। इनसे भूमि को एक या अधिक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। इस श्रेणी में अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, नाइट्रेट, सुपर फास्फेट आदि खाद होते हैं। ठीक, जो आपका यहाँ ध्यान समझिए, जो आपका अजैविक खाद है इसे कारखानों में बनाया जाता है। ठीक, जैसे कि आपका यूरिया खाद है कारखानों में बनाया जाता है। ठीक, और बनाने के बाद जो खाद बनाई जाती है उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, जिससे कि ज़्यादा पैदावार हो, इसके लिए अजैविक खाद बनाई है। ठीक, अजैविक खाद को रासायनिक खाद भी कहते हैं, उर्वरक खाद भी कहते हैं। ठीक, और आगे हम समझते हैं। देखिए जैविक तथा अजैविक खाद में अंतर। ठीक, जैविक खाद को जैव खाद कहते हैं तथा कार्बनिक खाद कहते हैं। ठीक, अजैविक खाद को अजैव कहते हैं, अजैव खाद, और इसे अकार्बनिक खाद कहते हैं। ठीक, इसे कार्बनिक खाद बोलते हैं, इसे अकार्बनिक खाद बोलते हैं। ठीक, इसमें आपका पहला अंतर देख लीजिए, इन खादों में कार्बन का अंश रहता है। ठीक, इनमें कार्बन का अंश नहीं पाया जाता है। इनका मुख्य स्रोत जैविक पदार्थ है। ठीक, इनको कृत्रिम ढंग से बनाया जा सकता है। जो आपका अकार्बनिक खाद होता है इसे कृत्रिम ढंग से बनाया, मतलब इसे कारखानों में बनाया जा सकता है। ठीक, इसमें कार्बन का अंश नहीं पाया जाता जो आपका अकार्बनिक होता है। ठीक, लेकिन इसमें कार्बन का अंश पाया जाता है। इनका मुख्य स्रोत जैविक पदार्थ होते हैं, मतलब जो ईश्वर द्वारा उत्पन्न होते हैं, मतलब वो होते हैं। ठीक, जैसे कि गोबर की खाद हो गई, जीव जंतु द्वारा उत्पन्न होती है, मतलब ठीक इस प्रकार से।
जैविक पदार्थ हैं, ठीक। इस प्रकार आगे हम तीसरा देखते हैं। ये पूर्ण खाद्य हैं, इनमें पौधे की सभी आवश्यक तत्व उपस्थित रहते हैं। ये पौधे के एक या दो आवश्यक तत्वों को प्रदान करते हैं। देखिए चौथा पॉइंट, जैविक खाद के लगातार प्रयोग से भूमि की उर्वरक शक्ति में वृद्धि होती है, भूमि में रासायनिक दशा को सुधारती है, ठीक। जैसे कि जो गोबर की खाद होती है, यदि हम इसका खेत में उपयोग करेंगे तो हमारी जो उर्वरक शक्ति है खेत की बढ़ जाएगी और जो उसका जो खेत है उसमें सुधार आएगा, ठीक, अच्छा पैदावारी होगी। लेकिन जो अजैविक खाद है, अजैविक खादों के लगातार प्रयोग से भूमि की भौतिक तथा रासायनिक दशा खराब होती है, ठीक, हो जाती है। और आपका पांचवा पॉइंट देखिए, जैविक खादों के कारण भूमि का रंग काला पड़ जाता है, ठीक। जैसे गोबर की खाद यदि आप खेत में डाल देंगे तो भूमि क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी, ठीक, जिसके कारण भूमि में ताप का शोषण बढ़ जाता है, ठीक। इसमें देखिए आपका पांचवा पॉइंट क्या है, जैविक खादों में प्रयोग से इस प्रकार अजैविक खादों के प्रयोग से इस प्रकार का कोई प्रभाव एवं दृष्टिगोचर नहीं होता है, ठीक। जो अजैविक खाद होती है इससे भूमि क्रिया नहीं होती, किसी प्रकार का दृष्टिगोचर नहीं होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2004, 6, 7, 8, 13, 14 में पूछा गया है। हम ज़्यादा तो नहीं समझा पाएंगे क्योंकि ज़्यादा वक्त हमें जागते हो गया है, मतलब सोए नहीं, हमें ज़्यादा वक्त बहुत सारे मतलब 18 से 20 घंटा हमें हो गया है, अभी तक सोए नहीं है। उसके बाद लगातार मेहनत कर रहे हैं इसलिए नींद आ रही है। उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करा रहे हैं। उसके बाद हम आपको एक क्लास और बनाएंगे, रात में कुछ समय आराम करने के बाद आपको सुबह क्लास मिल जाएगी वो भी। देखिए क्षारीय मृदा क्या है, ठीक, या किस प्रकार बनती है, इसको सुधारने की रासायनिक विधियां का वर्णन कीजिए, ठीक। देखिए क्षारीय मृदा भूमि की सतह पर लवणों के एकत्रीकरण से ऐसे स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसमें फसल उगना असंभव नहीं होता। ऐसी भूमि को ऊसर कहते हैं, ठीक। ऊसर भूमि में सामान्यतः समान रूप से फसल उगाना असंभव है, ठीक। जो ऊसर भूमि होते हैं उसमें फसल उगाना असंभव होता है, उसमें रेह होती है, ठीक, वहां फसल नहीं उगाया जा सकता है। अब इसका कारण देखिए, ऊसर भूमि बनने के कारण मात्र क्या है, मात्र चट्टान। यदि भूमि का निर्माण ऐसी चट्टान से हुआ है जिसमें लवणों की अधिकता है तो वह भूमि लवणीय होगी, ठीक। देखिए आगे चलते हैं। देखिए आपका ये पहला पॉइंट क्या है, आपको यहाँ ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट होगा, ठीक, ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। देखिए जल निकास में बांधा, ठीक। यदि यदि बहुत दिनों तक एक स्थान पर पानी भरा रहे तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और उसमें घुली हुई लवण भूमि की सतह पर रह जाते हैं, जिससे मिट्टी ऊसर हो जाती है, ठीक। आप समझ सकते हैं कैसे ऊसर हो जाती है भूमि। भूमि में कुछ गहराई पर ही कठोर परत पाया जाना, भूमि में कुछ गहराई पर तथा कड़वा अथवा अन्य किसी प्रकार की कठोर परत होने से जल भूमि में नीचे नहीं जा पाता है। इस जल का वाष्पीकरण होने पर लवण भूमि तल पर एकत्र हो जाते हैं, ठीक। जैसे कि यदि एक स्थान पर बहुत समय तक पानी भरा रहता है उसके बाद वो पानी नीचे नहीं जाता है, ठीक। और आगे हम देखते हैं, ये आपका चौथा पॉइंट होगा, सिंचाई की अधिकता, ठीक। प्रायः नदी अथवा नहर के जल में लवणों की अधिकता होती है। इस जल द्वारा अधिकांश सिंचाई के कारण भी भूमि के ऊपरी सतह पर लवण एकत्र हो जाते हैं, ठीक। ये आपका पांच पॉइंट आपको लिख देना है बस, ठीक। क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, फसलों में लगातार क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि क्षारीय हो जाती है। जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट आदि उर्वरकों में लगातार प्रयोग करते रहने से पौधे नाइट्रेट आयन चूने चूस लेते हैं और सोडियम आदि आयन मृदा सतह में एकत्रित होते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपको 5 पॉइंट के माध्यम से लिख देना है। यहाँ आप देख सकते हैं आपसे पूछा है इसको सुधारने की रासायनिक विधियां, तो आपको यहाँ इसकी विधियां, ऊसर भूमि को सुधारने के उपयोग, ठीक, इसका उपयोग क्या है तो आपको यहाँ लिख देना है यांत्रिक उपयोग, ठीक। यांत्रिकों के प्रयोग द्वारा ऊसर भूमि को सुगमता से केवल परिश्रम द्वारा ही सुधारा जा सकता है, किंतु इन्हें उपयोगों से अस्थायी सुधार नहीं हो पाता। मतलब अस्थायी मतलब एकदम अस्थायी रूप से सुधार नहीं हो पाता है, ठीक। यांत्रिक उपयोगों के अंतर्गत ऊसर भूमि सुधार की निम्नलिखित विधियां अपनाई जा सकती हैं, खुर्चकर, पलटकर, बहाकर, निरक्षालन कर करके। देखिए और देखिए निच्छलन करके, और उसका रासायनिक उपयोग इसका क्या है। रासायनिक उपयोग देखिए, जिप्सम CaSO4 2H2O का उपयोग, ठीक। जैसे सी मतलब कैल्शियम, ठीक। कैल्शियम आयन क्षारीय मृदा में से विनियम सोडियम आयन, क्या एन का मतलब सोडियम आयन विस्थापित करके एन कले को
क्या है यहाँ के सोडियम है, ठीक। सोडियम कैलोरीन यहाँ है, सोडियम कैलोरीन को कैल्शियम कैलोरीन में बदलते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, सोडियम कैलोरीन है, यहाँ कैल्शियम कैलोरीन में बदलते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं हम, यहाँ सोडियम क्लोराइड, यहाँ देख सोडियम क्लोराइड प्लस Na संकरण प्लस इसमें हमने रिएक्शन कराया CSO4 से, तो यहाँ हमारा बन गया है, देखिए, तो यहाँ हमारा बन गया सी अलग हो गया, Na2SO4 निलक्षणन हो गया, ठीक। ये आपको समीकरण समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यदि आप अभी तक रासायनिक विज्ञान को सही तरह से उसके बेसिक पॉइंट को नहीं समझे हैं, आपको पीरियोडिक टेबल नहीं याद है, तो ये आपको थोड़ा समझने में समस्या हो सकती है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक बेस मतलब आपको सिंबल के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कार्बन के ऊपर इस प्रकार से 4 बिंदु होती है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। और सोडियम के ऊपर इस प्रकार से 1 और 3 अनपेयर होते हैं, 1 पेयर होते हैं, 3 अनपेयर होते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाते हैं। ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ से आते हैं, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको डॉट के रूप में दर्शाना लेविस डॉट सिंबल कहलाता है। तो इसके बेसिक पॉइंट और पूरा मतलब इस सही तरह से यदि समझना हो तो इसके बेसिक पॉइंट को समझना होगा, आपको रसायन को सही तरह से समझना होगा, तो आप इसको रासायनिक उपयोग को सही तरह से बता सकते हैं। लेकिन हम आपको समझाएंगे। देखिए बी ऑप्शन देखिए, जिप्सम सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके उसे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है। देखिए यहाँ से आपका Na2, यहाँ से आपका ले लेता है क्या है, SO4 ले लेता है, ठीक। तो यहाँ आपका बन गया Na2SO4 बन गया, ठीक। और यहाँ से देखिए आपका ले लिया गया, यहाँ से Ca, यहाँ से CO3, मतलब ये CaCO3 आपका चूना बन गया, ठीक। तो यहाँ देखिए निलक्षण हो गया रासायनिक रूप से जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट मतलब CSO4, जिसमें जिप्सम 23%, कैल्शियम 18%, सल्फर 20% जल होता है, यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक। इतना मैंने आपको समझाया है, तो हम समझते हैं कि ये आपको बहुत बेहतर तरह से समझ में आया होगा। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।